Jai Hind bachcho. So our today's topic is modern physics. तो as you guys know कि we have started one short series. तो आज का टॉपिक हम रखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको मैं वन शॉट में तो कवर नहीं करूंगा बिकॉज टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे इसमें सब टॉपिक्स हैं। सो आई विल कवर इन टू शॉर्ट्स। तो उसका नाम रखा है मॉडर्न फिजिक्स इन टू शॉर्ट। तो आज के शॉर्ट में वी विल बी कवरिंग बेसिक फोटोन के बारे में, उसका वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और रेडिएशन प्रेशर। देन वी विल टॉक अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन विल मूव टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें हम देखेंगे फॉर्मूलाज, उनकी बेसिक डेरिवेशंस जो नीड है हमारे पास, और साथ में कुछ पीवाईक्यू जो ज़रूरी है। तो आई हैव ट्राइड कि मैं हर तरह के पीवाईक्यू इसमें पिक करूं और उनको सॉल्व करूं कुछ सवालों को। और बाकी जो ये पीडीएफ होगी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में। तो आप बस आपको करना ये है कि ध्यान से आपको करीब करीब मुझे लगता है कि 1 घंटे ज़्यादा लग जाएगा मुझे इस लेक्चर को कम्प्लीट करने में। तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है करने में। तो आप इसको लास्ट तक देखें और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 1.5 घंटे में ही आपका चैप्टर लगभग तैयार हो जाएगा और साथ में पीवाईक्यू हो जाएंगे, बहुत सारे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। जो फॉर्मूले लिखवाऊंगा वो फॉर्मूले नोट कर लें आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। और ये जो टॉपिक मैंने पिक किया है, ये टॉपिक बच्चों के ने पिक किया है। कुछ बच्चों ने कमेंट लिखा था कि सर ये टॉपिक पिक करें, तो मैंने उनमें से एक आज ये पिक किया। ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको और बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे कि हम बात करते हैं फोटोन की। तो ये हमारा पहला टॉपिक है फोटोन के बारे में। तो फोटोन सिंपली हम बोलते हैं कि भाई ये एनर्जी पैकेट है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बता के आगे निकलता जाऊंगा। करेक्ट। तो बात करते हैं फोटोन की। तो फोटोन हमारे पास एक एनर्जी पैकेट है जो कि लाइट की एनर्जी लेके ट्रेवल करता है। और साथ में अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ फोटोन की, तो एनर्जी जो होती है इक्वल टू होता है एच सी बाय लैम्डा, बोलते हैं एनर्जी इतनी होती है। या फिर एच म्यू बोलते हैं, एच इंटू फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, तो एक ही बात है। तो इज एनर्जी ऑफ फोटोन। और यहाँ पे हम एच पता है, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होती है एनर्जी की, जो होता है 1240 या 42 बोलते हैं अपॉन लैम्डा। अगर आप पुट करेंगे इसमें नैनोमीटर में, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कभी इसको 1240 लिखते हैं, कभी 1242 लिखते हैं, एक ही बात है। साथ में एनर्जी अगर हम इसको पुट करें 12400 पुट करें और लैम्डा पुट करें आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो भी हमको एनर्जी मिलेगी ईबी में। तो ये फॉर्मूले काफ़ी काम आते हैं बिकॉज हमको जो लाइट होती है उसका वेवलेंथ दिया होता है हमेशा नैनोमीटर में, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो सीधा यहाँ करना है हमको, एच और सी की वैल्यू पुट नहीं करनी, ये हमने निकाल के रख लिया अलग से। सीधा 1240 अपन लैम्डा करना है, नैनोमीटर में इसको पुट कर देना, आपका आंसर ईवी में आ जाएगा। दैट्स इट। अगर दे रखा आर्मस्ट्रॉन्ग में तो यहाँ पुट कर लें इसको, आपको मिल जाएगा ईवी में। ईवी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। और एक ईवी में बच्चों 1.6 10⁻⁻19 जूल होते हैं, ये आप याद रखें, ये भी काफ़ी काम आएगा। तो सिंपली ई से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इतने एक ईवी में इतने ही जूल होते हैं। तो ये काफ़ी काम आ सकता है कन्वर्जन। तो ये सिंपली इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। नाउ इसमें बात करते हैं फोटोन काउंट की, या से पहले बात करते हैं डी ब्रॉगली इफेक्ट की। डी ब्रॉगली कहता है कि अगर कोई मैटर अगर वो चल रहा है किसी स्पीड से, तो वो एक वेव की तरह चल रहा है, वो एक वेवलेंथ है, वो एक लाइट एमिट कर रहा है। और उसकी जो वेवलेंथ है दैट इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये वेवलेंथ तो एमिट कर रहा है। पी इज हेयर मोमेंटम, करेक्ट। एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। पी इज मोमेंटम, मोमेंटम में नो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एक फॉर्म ये होती है। या फिर इसको लिखते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 mk, ये भी लिखते हैं, के इज हेयर काइनेटिक एनर्जी। तो डिपेंड करता है हमें क्या गिवन है। और साथ में इसको एक फॉर्म और लिखते हैं जो कि होता है 2m/qv। और यहाँ जो बच्चों v है, दिस v इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अगर किसी चार्ज को आपने एक्सलेट कर रखा है किसी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो उस केस में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आती है चार्ज इनटू जिस पोटेंशियल से आपने उसको एक्सलेट कर रखा है। तो मैंने बस किए के बदले यहाँ पुट कर दिया, तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है।
तो ये 4 तरीके से मोमेंटम लिखा जा सकता है। और इस मोमेंटम को अगर आप यहाँ पुट कर लेंगे तो यू विल गेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये कितना एमिट कर रहा होगा वो। करेक्ट। और साथ में जो फोटोन की वेवलेंथ होती है उसको यही बोलते हैं, बताओ तो। जैसे ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं एम सी को अलग कर दूं और सी को अलग कर दूं तो ये एनर्जी आएगी। और जो एम सी है मास इंटू वेलोसिटी है, तो इसको मोमेंटम बोल सकते हैं। ई बाई सी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम जो होता है फोटोन का, दैट कैन बी रिटन एज ई बाई सी, फोटोन का मोमेंटम। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा। दिस इज अ मोमेंटम ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू ई बाई सी। ई एनर्जी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, बिकॉज वो स्पीड लाइट से ट्रेवल करते हैं। और ये किसी मैटर वेव का है। ठीक है। अगर फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स ऐसे बोल सकते हो, मतलब आप किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को जब एक्सलेट करते हैं तो वी कैन एक्सलेट दोज चार्जेस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो वो एक्सलेट कर जाएगा। तो वहां से फॉर्मूला निकल के आता है 2m⁴ वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रखा है आपने। लेकिन अगर कोई न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन को तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सलेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज चार्ज ही नहीं है इसमें। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर, कि टेम्परेचर से एक्सलेट कर लेते हैं उसके। तो अगर किसी क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है या फिर एक न्यूट्रॉन है, उसको आपने किसी टेम्परेचर से एक्सलेट कर रखा है, टेम्परेचर टी से, तो उस केस में जो ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, दैट कैन बी इक्वल टू 2m होता है। के इज काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है बाय थर्मो, ये होता है 3/2 के बी टी। के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं अ, उसकी काइनेटिक एनर्जी, अगर आपने किसी टेम्परेचर से उसको एक्सलेट किया, हीट किया है, लेट्स सपोज। तो हमने बस काइनेटिक एनर्जी बदले 3/2 के पुट कर दिए, फॉर्मूला थर्मो में निकल के आता है, तो निकल के आएगा ये 3 kBT। तो ध्यान रखना, तो इस केस में जो लैम्डा है वो बन जाएगा h/p, पी होगा √3 kBT। तो अगर टेम्परेचर की बात कर रहा है किसी को एक्सलेट करने के लिए, तो लैम्डा यहाँ पे ये होता है। और बाकी सब केसों में ये सारे फॉर्मूले होंगे। तो अब इनकी मदद से हम कुछ सवाल देखते हैं, कुछ PYQ जो पूछे जाते हैं वैराइटीज, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर डी ब्रॉगली। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले उनकी बात करता हूँ, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम इनके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपके पास पहला सवाल ये है, वो ये है। ये कहता है कि अ, अब क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर हमें साथ सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विद मास m विद इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे इसकी v नॉट है आई कैप में, तो स्टार्टिंग में ये आई कैप में जा रहा है। एंटर से मैग्नेटिक फील्ड b नॉट जे कैप, तो ऊपर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लग गई b नॉट। नाउ इफ द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, स्टार्टिंग में इसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, मतलब लैम्डा लैम्डा जो होता है दैट इज h/p होता है। और मोमेंटम इसका mv नॉट है, स्टार्टिंग की बात है। देन इट्स वैल्यू एट टाइम टी, टाइम बाद क्या होगा। ओके। तो टी टाइम बाद तो इस पे और भी वेलोसिटी आ जाएगी, बिकॉज आपने मैग्नेटिक फील्ड में इसको डाल दिया है। तो जो वेलोसिटी निकालने के पहले फोर्स चाहिए होगी, जो फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज इक्वल टू होती है क्यू वी क्रॉस बी। करेक्ट। तो हमें यहाँ बी निकालना होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करती। करेक्ट। तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक जो फोर्स होती है, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है। तो अगर कहीं चार्ज पार्टिकल को एंटर कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो उसकी स्पीड को कभी चेंज नहीं करती, कोई वर्क डन नहीं करती कभी। दैट मीन्स कि जो उसकी वेलोसिटी है वो तो बदल सकती है, मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है कि वेलोसिटी एक्स में है तो ये हो सकता है टर्न लेके परपेंडिकुलर, तो कुछ ऐसे घूम जाए या फिर ऐसे चला जाए। लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो दैट विल ऑलवेज रिमेन वी नॉट। तो उसकी वैल्यू वी नॉट ही रहेगी हमेशा। तो अगर बाद में भी लिखेंगे आप h/p लिखेंगे, तो p का मॉड है ऑब्वियसली, वेक्टर नहीं है, मॉड आता है यहाँ पे। तो वो तब भी एम वी नॉट रहेगा, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चों। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये फिर से वही आएगा जो पहले था, तो चेंज ही नहीं होगा एक्चुअली। तो इसका आंसर इसलिए डी हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क बच्चों। करेक्ट।
लेकिन अगर मैं यही काम करता इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कहानी बदल जाती, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। और क्वेश्चन भी है, जैसे कि एक सवाल ये है बस। इस बार हमने इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विद एनर्जी वी नॉट आई कैप दे रखी, वेलोसिटी एंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर कर रहा है, जो कि माइनस के कैप में, और इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो वो नया निकालना, सेम सवाल है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब उसकी जो वेलोसिटी इनिशियली दैट इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो एक्सलेट करेगा। एक्सलेट में होगा फोर्स अपॉन मास। जो फोर्स होता है वो होता है क्यू इंटू ई अपॉन मास। तो क्यू ये हो जाएगा माइनस ई नॉट के कैप अपॉन मास। तो इतना वो एक्सलेशन करने लग जाएगा। तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी लिखूँ किसी टाइम पे, तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी होता है बच्चों। तो स्टार्टिंग में स्पीड थी इसके पास v नॉट आई कैप में, और जो एक्सलेशन है वो है q ई नॉट बाई एम इंटू टी, ये के कैप में। तो ये इसके पास किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी है ना। नाउ वी वांट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा होता है हमारे पास h बाई पी होता है, एक्चुअली p का मॉड होता है। तो इसका मॉड निकाल सकते हैं स्पीड का, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। मैंने इसका मॉड निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारी स्पीड आ गई, इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू ये पूरी टर्म वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वी नॉट कॉमन निकाल लेता हूँ। एम वी नॉट आ जाएगा, और ये बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। और नाउ दिस टर्म इज इनिशियल, जो कि दे रखा है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट है अपॉन अंडर रूट 1 प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर नॉट स्क्वायर। तो ये इसका नया वेवलेंथ आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन इसका जो है ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ने कुछ चेंज नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर सकती है। तो दैट इज द क्वेश्चन। आगे देखते हैं, कोई और सवाल देखते हैं, जैसे कि अब इसकी बात कर सकते हैं कि एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, हैविंग सेम एनर्जी, तीनों का सेम एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो डी ब्रॉगली एनर्जी कंपेयर करनी है खाली। तो सिंपली लैम्डा जो होता है दैट इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, और पी जो एनर्जी के टर्म में होता है वो होता है एच बाई रूट टू एम के। बताया था मोमेंटम को भी। तो एच सेम होगा, प्लैंक कांस्टेंट सेम है, टू सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही दे रखी है, सेम एनर्जी से कर रखा है, लिखा हुआ है। तो सिंपली मास अलग अलग हो सकता है। लैम्डा जो है वो एक तरह से मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा मास होगा बच्चों, उतना ही कम डी ब्रॉगली होगा। अब इन तीनों पार्टिकल्स में जो ये पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का ही होता है, सबसे हल्का ये होता है। फिर प्रोटॉन एक सिंगल पार्टिकल है। फिर अल्फा तो हीलियम हो गया, तो ज़्यादा है ही ऑब्वियसली अल्फा का। तो ये रिलेशन है मासेस का। तो अगर बात करूं मैं लैम्डा का, तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और सबसे ज़्यादा लैम्डा इलेक्ट्रॉन का होगा, देन प्रोटॉन का होगा, देन फिर सबसे कम होगा अल्फा पार्टिकल का। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन का बी ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं इसमें और भी, जो बहुत बार आ चुके हैं, और रिसेंट ईयर में काफ़ी क्वेश्चन दिखे थे मुझे। तो उसमें कुछ एक हम कर देते हैं, जैसे कि एक और करते हैं, फिर विल मूव फॉरवर्ड। जैसे कि ये सवाल हमारे पास पोटेंशियल वाला है, कि अल्फा पार्टिकल को और प्रोटॉन को एक्सलेट किया फ्रॉम रेस्ट से विद 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट पोटेंशियल से किया। तो यहाँ पे वी विल यूज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी। ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला, ये लिखा था ऊपर हमने अभी, दिस इज द फॉर्मूला। तो बात करते हैं पहले प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन वाज एच अपॉन टू, मास एम मान लेते हैं, चार्ज वन ही होगा, सिंगल है, और पोटेंशियल इसका 2 वोल्ट है, करेक्ट। और जो बात करते हैं अल्फा की, अल्फा का एच सेम ही होगा फॉर्मूले में, मास टू, मास उसका 4m होता है अल्फा का, अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है, और क्यू चार्ज भी डबल होता है, 2q, और जो वेलोसिटी जो पोटेंशियल है वो भी 4 वोल्ट है।
तो ये सारी टर्म निकल के आ रही है, तो यहाँ से करेंगे तो ये बन जाएगा H/2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये बचेगा MQV, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा H/4 16, तो 4 दूनी 8 कॉमन आ जाएगा। तो अगर दोनों को मैं डिवाइड कर लूँ तो एच लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा जो है वो 1/2 इंटू 1/8 आएगा, तो निकल के 4:1 का आएगा। तो ये भी आसान सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो ऐसे ओवरऑल सवाल भी ऐसा ही है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं PDF शेयर कर दूंगा। अच्छा, जैसे कि एक सवाल है, अ, उन क्वेश्चंस को आप खुद भी मेरे साथ ट्राई करें तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। न्यूक्लियस का मास दे रखा है m, स्प्लिट कर रहा है 2 पार्ट्स में, हैविंग ये मासेस का इसमें दे रखा है। तो एक न्यूक्लियस था जो कि 2 हिस्सों में टूट गया, एक m/3 और एक 2m/3। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है दोनों पार्ट्स का अलग। तो न्यूक्लियस था रेस्ट पे, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो न्यूक्लियस रेस्ट पे था और ऐसे कैसे मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है बच्चों। तो पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। तो मोमेंटम पहले रेस्ट पे था तो रुका जीरो था इसका, न्यूक्लियस रेस्ट पे था। बाद में मोमेंटम इसका कुछ P1 हो गया, लेट्स सपोज उसका मोमेंटम P2 हो गया। तो एक का मोमेंटम हो गया P1, दूसरे का हो गया P2। तो P1 इज इक्वल टू P2 वाला नेगेटिव में, मतलब दोनों का मोमेंटम इक्वल अपोजिट होगा। और दोनों की अगर वैल्यू की बात करें तो दोनों की वैल्यू बराबर ही होगी मॉड की। तो अगर मोमेंटम बराबर है बच्चों, तो डी ब्रॉगली एवरेज तो H/P होता है और P का मॉड होता है। तो डायरेक्शन तो इसमें आती ही नहीं है। तो अगर मोमेंटम बराबर है, एच भी कॉन्स्टेंट ही है, तो डी ब्रॉगली एवरेज अलग कैसे हो सकती है, वो भी सेम ही होगी। तो रेशियो 1:1 का होगा, दैट्स इट। ओके, नाउ कुछ इस पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है ऐसा कुछ। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो, इसलिए मैंने कुछ पिक किए हैं इस पे। दो पार्टिकल्स मूव कर राइट एंगल पे एक दूसरे के, और देयर डी ब्रॉगली एवरेज था लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो दो पार्टिकल्स हैं जो कुछ जा रहे हैं और एक ऐसे आ रहा है ऊपर से। नाउ देयर कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, मतलब बिल्कुल इलास्टिक है, तो मतलब दोनों बाद में चिपक गए। तो आफ्टर ये हो गया। तो कुछ नया निकालना है कि नए का कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये एंगल पे गिर रहे हैं एक, तो कोलिजन की बात है तो मोमेंटम की बात तो होगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बात होगी, तो पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल, है ना। जो मोमेंटम होता है लैम्डा होता है हमारे पास H/P। तो मोमेंटम होता है H/λ। तो अगर लेट सपोज मैं किसी एक की बात करूं तो ये जा रहा है x में, तो एक जा रहा है y में, बिकॉज दे बोथ आर मूविंग परपेंडिकुलरली। तो मोमेंटम अगर लिखेंगे आप पहले का, तो H/λ है 1। तो ये कुछ अगर आई कैप में वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरे का H/λ2 कुछ j कैप में मान सकते हैं कि लेट सपोज ये ऊपर जा रहा है। और तो फाइनली पता नहीं कितना होगा, फाइनली कुछ H/λ होगा और पता नहीं क्या होगा डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको कंजर्व करना है तो मोमेंटम वेक्टर में चाहिए। तो इनका जो नेट होगा वो नेट वेक्टर से निकालना पड़ेगा। अब दो वेक्टर बच्चों 90 डिग्री पे हैं, तो जब दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो नेट जो होता है उनका होता है वो होता है, अगर दो वेक्टर ए है और ए बी है, तो निकाल सकते हैं रूट A² + B² + 2AB cos 90 से कर सकते हैं। तो इसके जो नेट जो निकल के आता है वो आता है A² + B²। तो यहाँ जो नेट आएगा इन दोनों का, तो ये एक तरह से ए हो गया बी हो गया, तो ये आएगा H² / λ1² + H²। तो ये एक तरह से मोमेंटम इनिशियल होगा। तो फाइनली भी कुछ ऐसा ही होगा, करेक्ट। तो अब हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। H² / λ1² + H² / λ2² इज इक्वल टू H² / λ²। तो इससे कट गया, तो निकल गया है 1/λ1² + 1/λ2² इज इक्वल टू 1/λ²। तो मोमेंटम की बात थी वेक्टर में आ गया, इसलिए हमको करना पड़ा इसको ऐसे। तो ऑप्शन चेक करेंगे, इसका ऑप्शन जो है 1 ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सवाल है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो, जैसे कि एक सवाल और है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बात कर रहा है थोड़ी कोलिजन की, तो इसको भी ट्राई करना आप लोग। और अगर डाउट फेस करते हैं तो मैं लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ थोड़ी कोलिजन के कंसेप्ट और लगेंगे कि इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, तो आपके पास कोलिजन वाले कंसेप्ट लग जाएंगे। तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, जिस पे हमको क्वेश्चन थोड़े और समझने हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, तो नाउ अब बात करते हैं हम इसमें
तो पहला टॉपिक था डी ब्रॉगली वेवलेंथ और बेसिक एनर्जी के फॉर्मूलाज। अब सेकंड टॉपिक है इसमें हमारे पास की फोटोन काउंट, कि फोटोन की काउंटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन काउंट करते हैं कि कोई अगर लाइट का बल्ब जल रहा है तो कितने फोटोन पर सेकंड फेंक रहा होगा, कैसे करते हैं उसको। ओके नाउ, ये करने के लिए अब हमें पता है कि जो भी एक बल्ब है, मेरे सपोज ये एक बल्ब है, ये लाइट फेंक रहा है लगातार हर डायरेक्शन में। तो जो मोमेंटम है उन फोटोन्स के पार्टिकल्स का, फोटोन्स का, वो एच बाय लैम्डा होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो ये इसका मोमेंटम होगा एच बाय लैम्डा। अब लेट सपोज कि हमको पी गिवन है, बल्ब की पावर, पी है, वो कैपिटल पी है। अब जो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी जो होगी, अगर ये वेवलेंथ एमिट कर रहा है, उसका वेवलेंथ जो लैम्डा है, तो एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। मैं कुछ ड्राइव भी कर रहा हूँ हल्का फुल्का, ताकि आप लोगों को थोड़ा याद रहे। एक की एनर्जी की एच सी बाई लैम्डा। तो अगर मान लो इसने कुछ एन फोटोन्स फेंके हैं, एन फोटोन्स, तो ये हो जाएगा एन एच सी बाई लैम्डा। करेक्ट। तो एक की एनर्जी थी एच सी बाई लैम्डा, और एन फोटोन्स फेंके, तो एन एच सी बाई लैम्डा टोटल एनर्जी आ गई उस जो भी लाइट फेंक रहा होगा, बाई टी। तो अगर बात करूं मैं यहाँ से एन बाई टी की बच्चों, एन बाई टी हुआ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो आया पावर अपॉन एच सी बाय लैम्डा, या बोल सकते हो पावर अपॉन एक की एनर्जी, वन फोटोन की। इतने फोटोन पर सेकेंड वो बल्ब फेंक रहा होगा, जो भी वो होगा। ठीक है, और साथ में इसमें इंटेंसिटी को इंक्लूड कर लिया जाता है। इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये एक और साथ में टॉपिक इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल है, इसको अब एक बार पढ़ सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन इज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, इंटेंसिटी इतना दे रखा है हमको, इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द बीम। तो एक सरफेस पे परपेंडिकुलर गिर रहा है। नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में और 1 मीटर स्क्वायर में कितने फोटोन गिर रहे होंगे, ये इसने निकालने के लिए हमको बोला है। ओके नाउ, तो सॉल्व करते हैं इसको। तुम्हारे पास जो एनर्जी होती है एक फोटोन की, वो होती है एच सी बाय लैम्डा। और बताया था मैं ऊपर मैंने कि लैम्डा यहाँ गिवन नैनोमीटर में। तो अगर मैं यहाँ पे ये अबव फॉर्म यूज कर लूँ जो कुछ देर पहले लिखी थी हमने, ये वाली, तो हमारा काम हो जाएगा 1240 वाला। तो एनर्जी हो गई 1240 बाई, ये हो गया 900। तो ये ईवी में हमको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको होगा निकाल लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1240 डिवाइड बाय 900। तो इस करीब करीब 1.37 ईवी, 77 इतना ईवी एनर्जी ये निकाल रहा होगा। करेक्ट। और हमको गिवन है इसमें इंटेंसिटी गिवन है बीम की। तो जो इंटेंसिटी होती है, वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया, या भी लिखा था ऊपर फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। तो ये जो एनर्जी लिखी है आपने, ये तो एक फोटोन की है, तो एन की हो जाएगी एन बाई टी। तो जो अब निकालना क्या है, नंबर ऑफ फोटोन निकालना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया में, और 1 सेकेंड में। ठीक है, तो जो यहाँ पे
निकल के आएगा एन ई बाई टी, तो हो जाएगा आई इंटू एरिया। तो आई हमें पता है, आई इज 100, और एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसको मैं मीटर में कर लेता हूँ, 10 की पावर -4 हो जाएगा। तो ये निकल के आएगा 0.01। तो ये 0.01 में आ गया। एंड दिस इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एनर्जी पता है मुझे, जो कि 1.377 है ईवी में। ईवी को जूल में कर लेते हैं, तो दिस इज 1.6, 10 की पावर -19। तो पुट करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ जाएगा 0.01 अपॉन 1.377 इंटू 1.6, 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग निकल के आएगा ये, चेक कर सकते हैं इसको आप, तो ये आएगा लगभग 4.5, 10 की पावर 16 करीब। तो ऑप्शंस का मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी। तो इतने फोटोन पर सेकंड गिर रहे होंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैंने एरिया को पुट कर लिया यहाँ पे, ताकि इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ताकि सारी असाइनमेंट में सबको जूल में उसमें किया था। तो इतने फोटोन स्ट्राइक इस पे कर रहे होंगे पर सेकंड, तो ये आपने निकाला। तो बेसिक फॉर्मूला सॉल्व था, बस आपको फॉर्मूले को अच्छे से अरेंज करना था और सॉल्व करना था ना। तो मैं इस पे हम एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि एक ये सवाल हुआ, रेशियो ऑफ पावर ऑफ लाइट सोर्स टू दैट द लाइट सोर्स S2 इज इतना। तो दो सोर्स की पावर का रेशियो दे रखा है आपको, वो 2 है। S1 एमिटिंग इतने फोटोन्स पर सेकंड, और इतना दे रखा है इसमें। तो जो पावर होती है वो होती है एनर्जी अपॉन टाइम, अभी लिखा था हमने, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी जो होती है वो होती है Nhc/λ। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है पावर का। तो ये जो पता है हमको, ये पता है, रेशियो पता है, तो मतलब N1/टाइम इंटू Hc/λ1, और दूसरे का N2 नंबर ऑफ फोटोन्स बाय टाइम पर सेकेंड Hc/λ। तो ये 2 इक्वल टू निकल के आएगा N1/T अपॉन N2/T, रेशियो मतलब इंटू λ2/λ1। तो वही निकालना है, रेशियो निकालना है। और तो इसका पता है मुझे, S1 का ये गिवन है हमको, दिस इज इक्वल टू 2 10 की पावर 15। N2 का नहीं पता मुझे, लैम्डा पता है मुझे, λ2 का गिवन है 300 है, और इसका गिवन है 600 है, और ये 2 पता है। तो इससे कट जाएगा, नैनोमीटर में दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नैनोमीटर भी नैनोमीटर में। तो 3 से कट गया 2, 2 से ये कट गया, तो N2/T निकल के आया 10 की पावर 15, या फिर 10 इंटू 10 की पावर 14। इतने फोटोन्स पर सेकंड जो है वो गिर रहे होंगे उस पर। तो ये एक सवाल था जो काफी आसान था। एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे ये बच जाएगा, और एक टू तो रह ही गया है, ये वाला 2। तो ये 2 आई थिंक नीचे आएगा यहाँ पे, क्योंकि 10 की 15/2 हो जाएगा ये 2 नीचे आ गया। तो ये बचेगा एक्चुअली 5 के आसपास। तो ये 5 इसका आंसर देखें, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने 2 को मिस कर दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक इसके एक कंसेप्ट हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन काउंट करने वाला। अच्छा, फिर उसमें आता है हमारे पास रेडिएशन प्रेशर। तो मैंने हर कंसेप्ट को कवर किया है, हर फॉर्मूले को कवर किया है, ताकि आप जब क्वेश्चन करें सारे क्वेश्चन हो आपसे। दिस इज नाउ रेडिएशन प्रेशर, कि जब लाइट गिरती है तो कुछ फोर्स लगाती है, कुछ प्रेशर लगाती है, प्रेशर कितना होता है। तो जैसे वो ये सरफेस है, फिर से इस पे लाइट गिर रही है, तो जो लाइट गिर रही है उसका मोमेंटम होता है P, दैट इज इक्वल टू होता है H/λ। करेक्ट। तो अगर अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह से स्ट्राइक कर रही है। तो अगर
लेट सपोज बहुत केस बन सकते हैं। पहला केस बन सकता है इसमें कि कंप्लीट एब्जॉर्ब हो गई, कंप्लीट एब्जॉर्ब, लाइट गई और बाद में निकली नहीं, मतलब मोमेंटम जो इनिशियली था ये था, मोमेंटम फाइनली जीरो हो गया, इसका कुछ नहीं बचा। तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ, मॉड निकालूं अगर मैं, तो पी फाइनल माइनस पी नीचे लिख सकते हो आप। तो पी फाइनल जीरो हो गया इस केस में, माइनस ये हो गया एच बाय लैम्डा, मॉड लेते हैं। तो एच बाय लैम्डा मोमेंटम का चेंज आया। ठीक है। अब जो फोर्स होती है, फोर्स होता है बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा एच बाय लैम्डा इनटू टाइम। अब ये तो एक का हुआ है ना, एक फोटोन गिरा, उसका मोमेंटम ये था। अब इसमें फोटोन्स भी एन होंगे, काफी सारे फोटोन गिर रहे होंगे, तो इनटू एन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे ये नेट फोर्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर देखें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, ये हमने कुछ देर पहले निकाला था, जो निकल के आया था पावर अपॉन एच सी बाय लैम्डा। दिस वाज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो ये फॉर्मूला था अभी जो लिखा था हमने, ये पावर अपॉन एक का एनर्जी एच सी बाय लैम्डा। तो वही सारे लिंक्स हैं। तो गुम हो गए कहीं पे। हाँ, चल गया भाई। मिस हो गया ये पेज, अभी मिल ही नहीं रहा। कहाँ गया, कहाँ गया ये? नाउ, so this was the number of photon per second। तो इसको मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ फोर्स के मामले में। दिस इज पावर लैम्डा बाय एच सी इंटू एच बाय लैम्डा। तो ये एच बाय लैम्डा कट गया यहाँ से, तो बचा पावर बाय सी। पी यहाँ पावर है, और पावर कैन रिटर्न एज इंटेंसिटी इंटू एरिया, बिकॉज इंटेंसिटी होता है पावर अपन एरिया। and now this is the force, the force is simply given by I by C into A। और अगर अब इसको फोर्स एरिया को नीचे ले आओ यहाँ से, तो फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, जो कि हो जाएगा I by C। दिस इज नाउ प्रेशर। इतना प्रेशर वो लगाएगा सरफेस पे जिस पे वो गिरेगा। करेक्ट। तो ये तब है जब वो परफेक्टली एब्जॉर्ब हो जा रहा है। नाउ अनदर केस कैन बी मेड कि परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्शन, कि वो टकराया और टकरा के वापस चला गया उसी मोमेंटम से। तो इसमें केस में मोमेंटम चेंज जीरो नहीं होगा। मोमेंटम चेंज अगर इनिशियली एच बाय लैम्डा था, तो फाइनली माइनस एच बाय लैम्डा होगा, बिकॉज डायरेक्शन बदल गई है इसकी। तो यहाँ जो हम निकालते हैं प्रेशर, तो प्रेशर निकल के आता है यहाँ पे 2I/C। ठीक है। और उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, अगर वो किसी एंगल पे गिर रहा हो तो क्या होगा, थीटा एंगल पे गिर रहा हो तो ये भी निकाल सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला इज गिवन बाय जनरल फॉर्मूला I/C 1 + R इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो आर है, आर इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट सपोज कि 50% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0.5। और अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरा 100%, तो आर हो जाएगा यहाँ 1। तो आर रेशियो परसेंटेज है कि कितना परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है। और थीटा ये एंगल जिस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो इससे आप कोई भी केस कर सकते हैं, चाहे वो एक पहला केस था कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन जिसमें रिफ्लेक्शन था ही नहीं, जीरो था ये, और थीटा भी जीरो था, तो यहाँ पे I/C आ गया था। तो आर इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बच्चों। तो जनरल फॉर्मूला है, इससे आप कोई भी केस हो, कितना परसेंट रिफ्लेक्ट हो, उन सभी केस को सॉल्व किया जा सकता है बहुत इजीली। जैसे कि इस पे भी ऐसे सवाल है, इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इसके बाद है, और ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं हम लोग कि कैसे इसमें कैसे इसकी स्टडी क्या है और क्या क्या फॉर्मूला इस पे हो सकते हैं। और लेट्स सपोज ये एक मेटल सरफेस है। इस सरफेस पे अगर एक लाइट आके स्ट्राइक करती है, हालांकि ये सारे पार्ट्स केमिस्ट्री में कवर किए जाते हैं, तो लाइट अगर स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, अगर इस मेटल के बाद हम डिफाइन करते हैं एक डब्लू, या उसको कहीं फाई भी लिखते हैं। तो दिस इज वर्क फंक्शन, कि कितना वर्क फंक्शन है इसका, मतलब मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो अगर लाइट स्ट्राइक स्ट्राइक कर रही है, तो अगर लाइट के पास इतनी एनर्जी, मान लो इसको एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकलने की एनर्जी चाहिए 4 जूल चाहिए, और आपके पास 4 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजेक्ट, वो निकल सकता है। तो फॉर्मूला भी होता है, दिस इज वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू म्यू नॉट होता है, या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट होता है, एनर्जी एक तरह की। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है, दिस इज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट है, दिस इज थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। तो इतना एनर्जी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अगर आप लाइट को स्ट्राइक कराते हैं और लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ म्यू है, तो मान लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी 10 जूल है, कि 10 जूल पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन गिर रहा है 20 जूल से, तो क्या होगा? तो 10 जूल पे निकल पाएगा, और इसके पास 20 जूल है, तो 20 जूल में से 10 जूल दे देगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और जो 10 जूल बच जाएगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे वो बाहर आएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला, बाय कंजर्विंग एनर्जी, कि एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी होती है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू एच म्यू, ये होता है एच म्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। करेक्ट। और यहाँ पे इजेक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि जो भी लाइट गिर रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड लैम्डा ऑफ लाइट मस्ट बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा उस जगह से। करेक्ट बच्चों। और एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि जो ये लिखा है आपने काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को मान लो 10 जूल चाहिए थी, आपने 20 दी, तो 10 जूल ये खा गया, और बाकी 10 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना, 10 जूल से। लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो दोबारा जाकर टकरा जाए किसी और से, फिर दोबारा टकरा जाए किसी और से। तो ये उसकी बात नहीं, ये है कि इलेक्ट्रॉन टकराया और सीधा बाहर आ गया, तो 10 जूल होगी एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो दोबारा टकरा रहा है, कहीं और लॉस कर रहा है, तो 10 जूल नहीं होगी। तो ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, कि जो 10 जूल से निकला, ये मैक्सिमम पॉसिबल है कि एक बार में ही टकरा के निकल गया। ठीक है। हो सकता है कोई निकलने के बाद बाहर आ ही नहीं पाया, टकराता रह गया बार बार, तो वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। इससे कम भी हो सकती है किसी की, लेकिन ये मैक्सिमम होगी हमेशा। करेक्ट। तो इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाता है, इसको चाहो ऐसे लिख दो, या इसको ऐसे लिख दो, एच सी बाई लैमडा लिख दो, इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा नॉट लिख दो, प्लस इसको कर दो हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं। अब इसमें एक टर्म और है, उसको बता देता हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि होता क्या है कि जैसे कोई विंडो होती है, मान लो यहाँ से लाइट गिर रही है, तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एवरी टॉपिक, एवरी कंसेप्ट, ताकि आप जब भी वीडियो देख लें उसके बाद आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों। तो होता क्या है, जस्ट इस लाइट से इस विंडो से गिरती है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, और इलेक्ट्रॉन फिर निकलता है इस मेटल से, कैथोड से, और यहाँ भागता है। बिकॉज हम यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं एक तरह से। तो बैटरी में को ऐसे लगाते हैं कि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और यहाँ बैटरी का नेगेटिव होता है। तो होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन को दिखता है कि सामने तो एक पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो इसकी तरफ भागता है, एक्सलेट करता है बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और हाई स्पीड से आके टकराता है, सर्किट में घूमता है, करंट पास करता है। ठीक है। बिकॉज हमने यहाँ पॉजिटिव लगा रखा है। अगर मैं एक काम करूँ, कि मान लो ये 10 वोल्ट लगा रखा था हमने पहले, तो इलेक्ट्रॉन जो आया, निकला, और निकला तो देखा कि वाह वाह, बाहर तो पॉजिटिव है, तो उसकी तरफ भागा, तो हाई स्पीड से आया, टकराया, और वापस सर्किट में चला गया, करंट फ्लो करा दिया इसने। नाउ अगर मैं इस 10 वोल्ट को कम करके 8 वोल्ट कर दूं,
तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो सही, लेकिन वो कम स्पीड से अब आएगा, क्योंकि बिकॉज आपने वोल्टेज कम कर दिया तो एक्सलेट नहीं कर पाएगा इतना। आपने 6 वोल्ट कर दिया तो और धीरे आएगा थोड़ा सा। आपने 0 वोल्ट कर दिया, मान लो बैटरी हटा दी, तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से निकला है, ये एनर्जी जो है ये निकलने वाली है कि किससे निकला है, उसकी बढ़ेगी नहीं, वो एक्सलेट नहीं करेगा, बढ़िया जिस एनर्जी आया था उसी से जाता रहेगा और सर्किट में आ जाएगा, बिकॉज आपने बैटरी लगा रखी। लेकिन अगर आपने इसको कुछ 2 वोल्ट कर दिया बच्चों नेगेटिव में, अब क्या होगा? अब नेगेटिव करते ही इसको, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव बैटरी का हो गया तो बैटरी का ये पॉजिटिव होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये प्लेट चाहेगी पकड़ लूं इसको, पॉजिटिव है, और ये इसको धकेलेगा इधर की मत आ मेरे पास, बिकॉज अपोजिट पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, तो इलेक्ट्रॉन का आना मुश्किल हो जाएगा एनोड पे। अब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन रुकने शुरू हो जाएंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो धीरे धीरे आ रहे थे रुक जाएंगे। अब आपने इसको करके -4 वोल्ट कर दिया मान लो, अब और इलेक्ट्रॉन रुकने शुरू हो जाएंगे, भाई कुछ पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एनर्जी थी ये धकेल रहा है उसको पहुंचने नहीं दे रहा। एक ऐसा पोटेंशियल जिसपे इवन जो फास्टेस्ट मूव इलेक्ट्रॉन है, जो फास्टेस्ट चल रहा है इस सब में से, वो भी ना पहुंच पाए यहाँ पे, उसको भी ये धकेल दे वापस, उसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इट इज द मिनिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल at which even the fastest moving electron cannot reach the anode। तो करंट स्टॉप हो जाता है और इसको नाम इसलिए स्टॉपिंग देते हैं हम लोग। तो इस केस में जो भी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली है आपने, इसको खत्म करना है हमको, तो उस जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, उसको लिखते हैं Q इंटू वी, ये लिखते हैं वर्क डन से, आपकी जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से, हेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इतना लगा देंगे रुक जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस क्यू वी नॉट। इसकी बात तब करेंगे जब उसने दे रखा हो पोटेंशियल के बारे में। तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी रिप्लेस कर दिया हमने, तो एक तरह से उसकी एनर्जी कंजर्व करके जीरो कर दिया हमने, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी वाला है बच्चों, और ये पोटेंशियल ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। फिर इसमें कुछ ग्राफ भी होते हैं, ग्राफ की बात भी करता हूँ मैं, लेकिन पहले मैं जरा कुछ बेसिक सवालों की बात करता हूँ। जैसे कि एक सवाल ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईएम वेव गिर रही है और इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, वर्क फंक्शन दे रखा है मेटल का 2.14 eV, तो फाई गिवन है, और जो पोटेंशियल स्टॉपिंग का है वो दे रखा है वी नॉट, जो कि 2 वोल्ट है। वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव निकालना है, क्या से गिर रहा होगा, तो फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है एस सी बाय लैम्डा। वर्क फंक्शन आपको दे रखा है इसने 2.14 ईवी में, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है क्यू इंटू वी या ईवी। बताया मैंने पोटेंशियल के केस में क्यू वी हो जाता है, इक्वल टू क्यू वी, और क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ईवी हो जाता है। तो वी दे रखा है आपने 2 वोल्ट आपको, तो पुट कर सकते हैं इसको, वी केवल 2 वोल्ट है, तो 2.14 ईवी प्लस ये 2 ईवी हो जाएगा, तो ये जाएगा 4.14 ईवी, और ये हो गया एस सी बाय लैम्डा। और एच सी की वैल्यू दे रखी है 1242 दे रखी है, पता भी है आपको कि 1240 लिखते हैं इसको हम, तो ये 1242, और ये भी ईवी में ही है पूरा। अगर आप लैम्डा नैनोमीटर में चाहते हो तो, और नैनोमीटर चाहिए इसको ऑप्शन में, तो लैम्डा सॉल्व करेंगे आएगा 1242/4.14, तो नैनोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, जिसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 300 के करीब। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन का डी ट्रू हो जाएगा। तो काफी इजी सवाल था ये, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी होते है, याद रखें इसको आप, वी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी साल का, इसको भी देखते हैं। ये कहता है कि लाइट सोर्स है, लैम्डा वेवलेंथ है, एलिमिनेट कर रहा है मेटल को, और इलेक्ट्रॉन निकाल भी रहा है विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 eV। तो इलेक्ट्रॉन गया स्ट्राइक किया और 2 eV से उसने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। अब सेम सरफेस को एलिमिनेट किया लैम्डा बाई 2 से, तो इस बार ये लैम्डा था, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एक तरह से एच सी बाय लैम्डा
इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 2 EV। नाउ सेम से फिर से किया, तो बस इस बार जो है वेवलेंथ थोड़ी बदल दी, वो कर दी hc/λ/2 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी ये पूछ रहा है, K1 पूछ रहा है कितना होगा, और वर्क फंक्शन गिवन है 1 EV गिवन है, 1 पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 EV। तो ये hc/λ आ गया पहले केस से, ये भी बहुत आसान सवाल है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो ये पुट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 EV, पर फंक्शन 1 है प्लस K1, तो K1 निकल के आएगा हमारे पास 5 EV। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल भी बेसिक सवाल था इसका, जो बहुत इजीली किया जा सकता है। लाओ आगे देखते हैं कुछ और सवाल इस पे, आगे बढ़ने से पहले। तो ये भी कुछ इस पे क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं, ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि दो दे रखा है तो दो इक्वेशन हमारा कंपेयर कर दें। जैसे एक सवाल ये, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लाइट की ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, is made to fall on the surface of a photosensitive material. Now, if the frequency of wave is halved and intensity is doubled, तो फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, इंटेंसिटी डबल कर दी लाइट की, तो नंबर ऑफ फोटोन जो है वो इजेक्ट होंगे, उनके फर्क पड़ेगा। अब ये भी एक कंसेप्ट है, अब थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं तो, कि जब भी आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी को, तो होता क्या है इससे, तो फॉर्मूला होता है एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बदला तो लाइट की एनर्जी बदल जाएगी, वर्क फंक्शन एक कांस्टेंट चीज है, तो फ्रीक्वेंसी को बदलते ये तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो कि काइनेट मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वर्क फंक्शन फिक्स चीज है, तो ज्यादा स्पीड से बाहर निकलते तो रोकना भी उनको उतना मुश्किल हो जाता है, तो इसके अब ये जब बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो बढ़ जाता है नेगेटिव में, बढ़ जाता है। और ये होता क्या है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, लेकिन ये बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, बिकॉज वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहे, उनका अलग फंडा है। उनका तो है कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोटोन है, अगर फोटोन ही एक गिरा तो जिस पे गिरेगा वो निकल सकता है। फ्रीक्वेंसी विल डिसाइड कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से, लेकिन कितने निकलेंगे ये डिपेंड करता है कितने फोटोन्स हैं। तो इससे इंटेंसिटी नहीं बदलती, करंट नहीं बदलता, करंट सेम रहेगा, नॉट चेंज। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल बढ़ जाता है नेगेटिव में, करंट नहीं बदलता। और इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं, तो इससे फोटोन बढ़ जाते हैं, और जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेंगे वो, और तो इससे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो करंट बढ़ जाता है इससे। नहीं, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता, स्टॉपिंग पोटेंशियल में, वो है नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं होता। तो ये पूछ रहा है कि फोटोन्स पे क्या चेंज होगा, तो फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क नहीं है, फ्रीक्वेंसी कोई नहीं करती, लेकिन हाँ इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे, तो ये डबल हो सकते हैं। इसका ऑप्शन ये ट्रू हो सकता है इसलिए। नाउ लेकिन अब यहाँ पे पंगा ये है कि इसने एक थोड़ा चेंज सवाल में किया है कि इस बार जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 टाइम्स है वी नॉट की, तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया निकल रहे हैं, निकलेंगे बिकॉज ज़्यादा है। अब इसने साथ में इनके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी हाफ कर दिया बच्चों, तो उससे नंबर ऑफ फोटोन तो नहीं बदलेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आप हाफ कर दोगे तो पहले वो
3/2 टाइम्स थी थ्रेशोल्ड की। अब जो नई फ्रीक्वेंसी है इसे आधी कर दी, तो ये 3/2 का आधा हो गया, तो 3/4 टाइम्स हो गई थ्रेशोल्ड की। तो ये तो अब जो नई फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से भी कम हो गई, क्योंकि 3/4 हो गए तो थ्रेशोल्ड से कम हो गई, है ना। तो इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ गए, फोटॉन्स तो बढ़ गए। इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाते हैं, लेकिन निकलेंगे तो ना, लेकिन निकल नहीं पाएंगे बिकॉज यहाँ थ्रेशोल्ड ही मीट नहीं हो रहा अब। मतलब इलेक्ट्रॉन जो गिर रहे हैं उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ही कम है। तो ऑप्शन ए होना चाहिए था, अगर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को ना छेड़ा जाता तो। लेकिन फ्रीक्वेंसी को छेड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही बंद हो गया। तो कितनी भी इंटेंसिटी ले आओ वो निकाल ही नहीं पा रहे। दैट मीन्स कि इसका जो ऑप्शन है वो सी होगा, बिकॉज वो फोटो एमिशन ही बंद हो जाएगा, बिकॉज बेसिक कंडीशन ही नहीं मीट कर रही। तो इसलिए सवाल हमने पिक किया था, ये वाला क्वेश्चन। नाउ अब आगे देखते हैं। जैसे कि एक सवाल ये है कि यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस फंक्शन इतना। तो फिर से वही है फॉर्मूला, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर ई वी नॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ सब पता है हमको, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, फिर इसमें बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। तो ग्राफ की बात थोड़ी कर लेते हैं। अब ग्राफ यहाँ प्लॉट किया जाता है कि अगर किसी सरफेस को हम एलिमिनेट कराएं डिफरेंट तरह के लाइट से, और तीन तरह की लाइट मान लो, एक है इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I3, फ्रीक्वेंसी है F1, फ्रीक्वेंसी है F2, फ्रीक्वेंसी है F3। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। इस केस में क्या होता है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, बिकॉज आपके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, और इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, उसके फोटोन ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा फोटोन निकालेगा। तो यहाँ हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल का वर्सेस इंटेंसिटी का या करंट का। ठीक है, तो जिसके हमने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, और निकलेंगे ज़्यादा उसमें जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो I1 की इंटेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि I1 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। तो I1 में जो करंट है वो ज़्यादा होगा। तो ग्राफ इसको एग्जैक्टली प्लॉट नहीं आ रहा, तो फंक्शन नहीं है, लेकिन ग्राफ प्लॉट से ऐसा कुछ होगा। तो ये होगा I1, ये होगा I2, ये होगा I3 वाला। बिकॉज वन वाले में ज़्यादा फोटोन्स है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वन वन में करंट ज़्यादा होगा, करंट टॉप पे होगा, बाकी सब में कम होगा, देख सकते हैं। खास बात ये है कि तीनों का ये पॉइंट सेम है, पोटेंशियल नेगेटिव वाला। तो ये वो पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सेम रहेगा, बिकॉज सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी से वो सेम रहेगी, और सबकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होगी बच्चों, सबको रोकना बराबर ही पड़ेगा, तो वो जो पोटेंशियल है स्टॉपिंग वाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी सेम रहेगा। तो इसलिए ये तीन जगह सेम खत्म हो रहा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम है बच्चों। लेकिन ये ग्राफ को उल्टा कर दें, मान लो इस बार फ्रीक्वेंसी 1 की ज़्यादा कर दें 2 से, और 2 से ज़्यादा कर दें 3 की बच्चों, और इंटेंसिटी कर दें बराबर, तो यहाँ ग्राफ में थोड़ा चेंज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और थ्रेशोल्ड ज़्यादा है, मान लो तीनों की ज़्यादा थ्रेशोल्ड से, तो इलेक्ट्रॉन सब निकालेंगे। लेकिन इस बार इंटेंसिटी सेम कर दी है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हैं, लेकिन सब में उतने फोटोन है, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सब में फोटोन उतना ही है। दैट मीन्स कि करंट तो है वो फाइनली सब में सेम ही निकलेगा, बिकॉज सबकी इंटेंसिटी सेम है, उतनी फोटोन्स है। तो करंट का इसलिए सबका मैक्सिमा सेम होगा करंट का। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से निकालेगा, तो उसको रोकना भी उतना मुश्किल होगा। तो उसके लिए जो पोटेंशियल जो होगा स्टॉपिंग वाला वो ज़्यादा होगा। तो ये स्टॉपिंग 1 का होगा, ये स्टॉपिंग 2 का होगा, और ये स्टॉपिंग 3 का होगा। तो ये दो ग्राफ हमारे से हैं। तो इससे अगर मैं एक सवाल देखूं तो ये कुछ पॉइंट थे कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। जैसे कि ये एक सवाल है, ये कह रहा है कि ग्राफ शो कर रहा है
प्लॉट कर रखा है करंट वर्सेस पोटेंशियल हैविंग टू डिफरेंट डेंसिटीज, I2 ज़्यादा I1 से, ऑफ सेम वेवलेंथ, लैम्डा सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम बट इंटेंसिटी 2 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1। फ्रीक्वेंसी सेम मीन्स की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इंटेंसिटी का मतलब करंट ज़्यादा। तो अगर मैं बात करूँ तो 2 का करंट ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो 2 का करंट ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी सेम है तो पोटेंशियल सेम होगा। तो ग्राफ इसका कुछ ये हो सकता है कि सेम पोटेंशियल और करंट 2 का ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी कैन बी पॉसिबल। तो ये सवाल है, और ये 2024 में आया था, तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो ये दो ग्राफ है, एक ग्राफ और होता है, इसकी बात कर लेते हैं, ग्राफ नंबर 3। तो ये जो फॉर्मूला था हमारे पास एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू एच वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है ई वी नॉट। तो फ्रिक्वेंसी निकल के आएगा एच या एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो वी नॉट जो निकल के आएगा वो आएगा एच बाई ई इंटू, या इसको आप चाहो तो वर्क फंक्शन लिख के छोड़ दो, छोड़ो लिख देते हैं, लिख लिया। तो ये एच म्यू नॉट है, यहाँ पे वर्क फंक्शन है। तो ये हमने प्लॉट किया, इसको देखें तो ये कुछ y इक्वल टू एम एक्स प्लस टाइप है, एम एक्स प्लस सी टाइप है। तो ये यहाँ y हो गया, ये यहाँ कुछ x हो गया। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ पोटेंशियल का, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का, तो ग्राफ कुछ आएगा स्ट्रेट लाइन, और उसका इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव, सी नेगेटिव है, तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये जो पॉइंट है इंटरसेप्ट है y का, जो होगा माइनस एच म्यू नॉट बाई ई, या फिर माइनस ऑफ वर्क फंक्शन बाई। और जो ये पॉइंट है एक्स पे जा कट करेगा, वो पॉइंट होगा जब इसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल जीरो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही इसको जीरो करेंगे आप इस चीज़ को, तो यू विल गेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको जीरो कर दें आप, तो एच आई बाई एच जी कट जाएगा, तो वी इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। दैट मीन्स की जो पॉइंट है वो वी नॉट होगा, दैट मीन्स की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो स्लोप है इसका, स्लोप होगा इसका एच बाई। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्लोप इसका एच बाई होता है, जो कॉन्स्टेंट है। जो ये पॉइंट है जहाँ पे कट कर रहा है एक्स को, फ्रीक्वेंसी वाले को, वो है सॉइंग पोटेंशियल। और जो ये पॉइंट है, ये होता है वर्क फंक्शन अपॉन ये नेगेटिव में। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कंपेयर वाले, कि ग्राफ को दे रखा, कंपेयर कर रखा है, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन पिक कर रखे हैं एक दो, जैसे कि एक सवाल ये होता है। ये कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर ए मेटल एज शोन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी से दे रखा सेम ग्राफ है, तो वर्क फंक्शन निकालना है। पता है कि जो ये पॉइंट होता है जहाँ कट करता है एक्स को, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमको दे रखी है, जो कि 5 है, 10 की पावर 14, 14 हर्ट्ज है, बिकॉज ये पता है हमको। और यहाँ से हम अगर बात करें वर्क फंक्शन की, तो होता है एच इंटू म्यू नॉट। एच होता है 6.636, 10 की पावर माइनस 34। फ्रिक्वेंसी 5, 10 की पावर 14। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये कितना आएगा देखते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करें मेरे साथ। तो 6.636 गुना 5, तो ये करीब आएगा 33.8 इंटू 10 की पावर माइनस 20। लेकिन ये जो आंसर जूल में आएगा, आंसर सब दे रखा है इसने ईवी में, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। बिकॉज एक ईवी में 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं, तो एक जूल में 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर हमारा ईवी में आएगा। तो ये बनेगा, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज डिवाइड बाय 1.6, तो ये करीब हो जाएगा 20.7 10 की पावर माइनस 1, या फिर 2.07 ईवी। ऑप्शन का सी जो है
बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे सवाल किया जा सकता है। ग्राफ के और भी दो सवाल है, इनको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि एक सवाल ये भी है, ये कह रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा दे रखा है इस बार इसने। नाउ इसने पूछा कि एज द इंटेंसिटी इंक्रीज, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से जो ये ग्राफ है, मगर इसको देखेंगे आप तो दिस इज एच म्यू इज इक्वल लिखते हैं हम वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी, है नहीं। तो वी निकल के आएगा एच सी बाई ई 1/λ प्लस W/E। तो ये ग्राफ प्लॉट किया है बच्चों इसने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। तो कह रहा है कि ग्राफ बढ़ाने से क्या होगा, तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल सकते हैं उनसे। इससे ये करने से ना बदल रहा है पोटेंशियल, क्योंकि इसका जो फंडा है वो फ्रिक्वेंसी से होता है। ना बदल रहा वर्क फंक्शन, ना ये, तो कुछ नहीं बदलता इससे। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट क्यों होगा, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो डिपेंड करे इंटेंसिटी पे। स्लोप चेंज होगा नहीं, स्लोप तो इसका यहाँ पे ये एच सी बाई है स्लोप, तो यहाँ पे राइट शिफ्ट नहीं। तो ग्राफ डज नॉट चेंज, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बोल दो तो बढ़ जाते हैं वो। ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि एक सवाल ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट वेव दे रखी है इसने, कुछ इस तरह से फंक्शन दे रखा है इस बार ईएम वेव को, और लाइट फॉल कर रही है, वर्क फंक्शन इसका मेटल का इतना है, तो स्वयं पोटेंशियल निकालना है। फिर से वही, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों। तो एनर्जी इज हमारे पास होता है एच म्यू होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू होता है ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप होता है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये ओमेगा है कुछ, है ना। तो ओमेगा एक तरह से मिल गया हमको फंक्शन को कंपेयर करके, तो जो होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई तो है ही, तो मतलब दैट मीन्स कि ये एफ है, ये फ्रिक्वेंसी है। तो एच की वैल्यू होती है 6.636 10 की पावर -34 इंटू फ्रिक्वेंसी 6 10 की पावर 14 है। तो ये फिर से एक कैलकुलेटिव सवाल है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ एनर्जी निकल के आएगी, जो कि अगर देखें और फिर उसको ई में करना पड़ेगा हमको। ऐसे बेहतर कुछ और ट्राई करें अगर, तो अगर हम सीधा यहाँ पुट कर लेते हैं एनर्जी सीधी मिल जाएगी हमको। तो अगर मैं सीधा लैम्डा ही निकाल लूँ पहले, मतलब ये भी कर सकते हैं कि ये हमने जूल में निकाला और फिर इसको करने के लिए डिवाइड कर दे 1.6 से 80 - 0 से, तो ईवी में आंसर आ जाएगा। तो ये भी किया जा सकता है, तो चलो अब किया है तो इससे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.636 इंटू 6 और डिवाइड बाय 1.6। तो ये आएगा बस 24.885। ठीक है। नाउ इंटू पावर बचेगी 10 की पावर -34 और 19 ऊपर गया, तो ये हो जाएगा -15। तो -15 और ये हो गया 14, तो -1 बचा, तो एक तरह से 2.488 EV आ रहा है आंसर एनर्जी का। और वर्क फंक्शन दे रखा है 2 EV, तो फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये 2.488 है, प्लस वर्क फंक्शन दे रखा है इसका 2, तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी के इक्वल टू आएगा 0.48। तो ये इसका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और अच्छा अच्छा, ये तो निकाला काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास चार्ज इंटू
होता है पोटेंशियल। तो ये निकाला हमने 0.48 ईवी। तो अगर देखें तो वी नॉट की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 0.48 वोल्ट्स पूछ रहा है, तो वोल्ट्स में निकालना है तो उसका ऑप्शन ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे ही ये सवाल किए जा सकते हैं बहुत इजीली। तो ये दो टॉपिक थे जो हमने कवर किए। अब इसमें जो टॉपिक है एटॉमिक, वो मैं शॉर्ट टू में कवर करूंगा। तो शॉर्ट टू में आई विल बी कवरिंग एटॉमिक कंप्लीट एंड पूरा न्यूक्लियर। तो इतना मुझे लगता है इसके लिए बहुत है। हालांकि मैंने कहा था कि मैं इसमें दोनों कवर कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी हो जाएगा अभी के लिए। तो इसको आप एब्जॉर्ब करें, और इसका जो डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप बाकी सब बचे सवाल सॉल्व कर सकते हैं और कुछ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई डाउट फेस करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो।